हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अगर आप यूट्यूब पे से सर्च करेंगे तो ये सबसे ऊपर यही चैनल आएगा, सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ये लेक्चर A4 शीट पर एक नेचुरल लेक्चर की तरह है, जिसे आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायमेंशन पैरामीटर्स के कुछ न्यूमेरिकल को। आज हम उसी यूनिट्स के जो लेक्चर है डायमेंशन एनालिसिस के मेथड को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का नया टॉपिक, मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज का नया टॉपिक है मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन ए फिजिकल फेनोमेना, यानी यदि एक नंबर फिजिकल फेनोमेना के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, देन रिलेशन एमोंग द वेरिएबल डिटरमाइन बाय टू मेथड, तब उस रिलेशन जो वेरिएबल्स के एमोंग होगा उसको दो मेथड से डिटरमाइन किया जाएगा। पहला मेथड है रेलिक्स मेथड और दूसरा है बकिंघम्स पाई थ्योरम। रेलिक्स मेथड एक कॉमन मेथड है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बकिंघम्स पाई थ्योरम जो है इस यूनिट का आप बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इस यूनिट में अगर पढ़ना चाहिए तो उस बकिंघम पाई थ्योरम कंपलसरी रूप से पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहला मेथड, रेलिक्स मेथड। रेलिक्स मेथड को हम देखते हैं। बेसिकली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल जो डिपेंड होगा मैक्सिमम 3 या 4 वेरिएबल से, हम उसी को इस मेथड के जरिए डिटरमाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको इस मेथड से डिटरमाइन करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी। उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है बकिंघम्स पाई थ्योरम। तो रेलिक्स मेथड का स्टेटमेंट यही है, दिस मेथड डिटरमाइन द वेरिएबल हु इज डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम 3 और 4 वेरिएबल्स ओनली। ये बता रहा है कि वो मेथड डिटरमाइन करता है जो वेरिएबल मैक्सिमम 3 या 4 वेरिएबल को ओनली डिटरमाइन करता हो। इफ़ द नंबर ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट्स बिकम मोर देन 4, यदि नंबर ऑफ वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट 4 से ज़्यादा होगा, तब वो वेरिएबल्स को डिटरमाइन करने में, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिटरमाइन करने में हमें काफ़ी दिक्कत होगा। इसे एग्जाम्पल की तरह एक समझते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। x इज ए वेरिएबल, x एक वेरिएबल है विच इज़ डिपेंड्स ऑन x1 x2 x3, जो x1 x2 x3 वेरिएबल पर डिपेंड है। इसका अकॉर्डिंग हम ये जो रेलिक्स मेथड है इसको हम बोलते हैं x इज़ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। मतलब रेलिक्स मेथड्स के अंदर में हम बोलते हैं x इज़ फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3। मैथमेटिकली इसको हम बोल सकते हैं x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। और हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक डायमेंशनल फॉर्म में, x इक्वल टू के x1a इंटू x2 का पावर b एंड x3 का पावर c। यहाँ पर k एक कांस्टेंट टर्म है और a b c जो एक आर्बिट्री पावर है, जो एक नंबर में काउंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसके कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसे काफ़ी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रेलिक्स मेथड किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, और वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल लगा हो, उम्मीद है कि आपको ये यूज़फुल लगेगा, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेलिक्स मेथड्स का पहला प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को पहले अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या बोलता है? पहला प्रॉब्लम है द टाइम पीरियड t ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ l ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये बता रहा है कि टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो डिपेंड है लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। इसको हम
आप लिखेंगे जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन डेटा, यहाँ पर टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड जो है एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? पहला लेंथ का फंक्शन होगा और दूसरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फंक्शन होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम जी से सिम्बोलिट करते हैं। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसका डेटा लिख दिया है। तो हम मैथमेटिकली जो रेलिक्स मेथड का इक्वेशन होता है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी इक्वल टू के एल का पावर ए एंड जी इंटू जी का पावर बी। यहाँ पर के एक कांस्टेंट टर्म है और ए और बी जो एक आर्बिट्रेरी नंबर है। इसको हम इक्वेशन वाइज करके अगर सॉल्व करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब हम इसे डायमेंशन जो भी है, जैसे एल का डायमेंशन, जी का डायमेंशन और टी का डायमेंशन, हम इसको अलग अलग तरीके से दोनों तरफ पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट ऑल डायमेंशन, पुट ऑल डायमेंशन ऑन बोथ साइड। टी का डायमेंशन अगर आपने लेक्चर 1 हमारा देखा है, उसमें डायमेंशन पैरामीटर हमने बताया है, तो आपको याद होगा कि टी का डायमेंशन ऑलवेज 1/t होता है। तो टी का पावर अगर 1 यहाँ पे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टी सिर्फ लिख देते हैं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कि एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, नॉन डायमेंशनल होता है वो। एल का डायमेंशन आपको भी पता है एल ही होता है, क्योंकि एक फंडामेंटल डायमेंशन है। तो एल ए। ग्रेविटी का डायमेंशन एल टी का पावर -2 होता है, इसका भी पावर में बी है जो कि आर्बिट्रेरी नंबर है। तो हमने डायमेंशन इसके दोनों तरफ पुट कर दिए हैं। चलिए इसको भी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम इक्वेशन वाइज अगर चलेंगे तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, दोबारा हमें इसे समझने की ज़रूरत ना पड़ेगी, इसलिए हम इसे इक्वेशन वाइज चलते हैं। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो उसे लेक्चर 1 को ज़रूर देखिए। अब हम दोनों तरफ जो है डायमेंशन जो होती है पावर MLT जो फंडामेंटल डायमेंशन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेटिंग पावर ऑफ ML एंड T ऑन बोथ साइड। चलिए अब हम इसे इक्वेट करते हैं। सबसे पहले हम पावर ऑफ एल देखते हैं। अब हमें आपको लग रहा होगा कि पावर ऑफ एम क्यों नहीं निकाला गया, तो पहले आप ये देखिए कि इस इक्वेशन में एम कहीं पर है, यहाँ पर एम डायमेंशन लेस है, क्योंकि यहाँ पे एम मेंशन ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन में ही एम को मेंशन नहीं किया गया, तो एम ऑब्वियसली यहाँ पर डायमेंशन लेस है, तो एम का पावर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। तो पावर ऑफ एल, उसके बाद एल आता है, तो पावर ऑफ एल को काउंट करेंगे। देखिए इस साइड में जो LHS का साइड है वहाँ पे तो नहीं है एल का पावर, RHS के साइड में देखते हैं एल का पावर है, तो पहले LHS 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एम के पावर में, सॉरी एल के पावर में। अब ये एल के पावर में आते हैं तो ए प्लस यहाँ पे भी एल है तो पावर में बी है, बी हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए इक्वल टू -b, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं पावर ऑफ टी की तरफ। पावर ऑफ टी की तरफ सेम इसी तरीके से चलेंगे, लेकिन हमें LHS में पावर दिख रहा है टी, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि पावर इसका 1 है। आगे देखिए यहाँ पर टी का पावर -2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2b। इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए तो b का वैल्यू आपको आ जाएगा -1/2। तो आप इसे इक्वेशन 3 में b का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुट वैल्यू b इन इक्वेशन
3। तो आपको यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, a और b का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। डायरेक्ट इस वैल्यू को आप जो है इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, इसका मेन इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए इसे अब हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। हम a और b की वैल्यू को जो है हम पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम वैल्यू अब पुट करने वाले हैं। तो देखिए t इक्वल टू के, यहाँ पर l पे a का पावर था तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट होगी, तो 1/2 इंटू जी पर यहाँ पर वैल्यू पुट था b, तो यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी -1/2। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने इक्वेशन 3 पे पुट किया। अगर आप चाहे तो इक्वेशन 1 पे भी कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 पे भी पुट कर सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको इक्वेशन सेम ही आएगा, आप इसका चिंता नहीं कीजिए। आप अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। t इक्वल टू, यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए, 1/2 का मतलब आपको पता ही है, ये रूट को कैंडिडेट करता है क्योंकि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है। तो k अंडर रूट l/g हम आराम से लिख सकते हैं, ये रूट l और g दोनों को कवर करता है। तो ये हमारा इक्वेशन रेलिक्स का निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि हमें ड्राइव करना है टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। हमने एक चीज़ आपको बताया था कि यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो जब भी टाइम पीरियड का आपको एक्सप्रेशन डिफाइन करना हो या ड्राइव करना हो तो यहाँ पे k की वैल्यू 2π हो जाएगी, बिकॉज 360 डिग्री, क्योंकि पेंडुलम की जो डायरेक्शन रोटेशन होती है वो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, t इक्वल टू के की जगह पर 2π/L/g। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 2π√L/g। ये हमारा प्रॉब्लम फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, जो टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 2 की तरफ। इसी मेथड के प्रॉब्लम 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2 को देखते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पावर P डेवलप्ड बाय अ पंप, यानी एक पंप के द्वारा जो है पावर को डेवलप किया जाता है, उसके एक्सप्रेशन को आपको फाइंड करना है। हमने प्रॉब्लम 1 में एक एक्सप्रेशन फाइंड किया जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग था। यहाँ पर हमको पावर के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। जब यहाँ पर P डिपेंडेंट अपॉन द हेड H, डिस्चार्ज Q एंड स्पेसिफिक वेट W ऑफ द फ्लूइड। यहाँ पे बता रहा है P जो है वो डिपेंड है H पर, Q पर और स्मॉल w पर। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपनी डेटा को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सॉल्यूशन में ये डेटा आपको अगर मेंशन करते हैं तो आपको सॉल्यूशन करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो चलिए हम इसको पुट करते हैं। हम अकॉर्डिंग टू रेलिक्स मेथड हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि पावर P जो है फंक्शन है किसका, हेड H, Q और स्पेसिफिक वेट जो कि स्मॉल w होता है। तो हम इक्वेशन के फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म आपको लिखना ही होगा। फर्स्ट आर्बिट्रेरी फॉर्म A, Q इंटू Q का पावर B और स्मॉल w का पावर C। ये इक्वेशन 1 हम इसको कर देते हैं। चलिए अब हम इसे आगे इसको सॉल्व करते हैं। सेम जिस तरह से हमने प्रॉब्लम 1 में सॉल्व किया था, पुट किया था डायमेंशंस को दोनों साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे
put the dimension on both side। तो हम पुट करेंगे। पावर की डायमेंशन होती है ml² या फिर l का पावर 2 t का पावर -3। अगर आपको ये डायमेंशन पता नहीं है तो आप मेरा लेक्चर 2 देखिए, इस डायमेंशन पैरामीटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम इसे समझाए हैं। अगर आप लेक्चर 2 लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इस लेक्चर को ज़रूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है। तो देखते हैं अब दूसरी साइड डायमेंशन को पुट करते हैं कि l का पावर a h का जो डायमेंशन होता है हाइट में, तो l इसका डायमेंशन हो जाएगा। q डिस्चार्ज का डायमेंशन LQ t का पावर -2 इसका आर्बिट्री फॉर्म b हो जाएगा। और स्पेसिफिक वेट का डायमेंशन m l का पावर -2 t का पावर -2, यहाँ पर आर्बिट्री फॉर्म c हो जाएगा। अब हम पावर जो है mLT इस सभी को हम कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमको आर्बिट्री फॉर्म जो है ABC इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, जिससे कि मैंने प्रॉब्लम फर्स्ट में भी किए हैं। तो चलिए करते हैं। इक्वेटिंग लिख दीजिए आप, इक्वेटिंग पावर ऑफ m। पावर ऑफ m आप देखिए कि दोनों तरफ है, जी हाँ दोनों तरफ है m। यहाँ पे पावर में यहाँ पे m को देख लीजिए कुछ है, अगर है तो इसे कैलकुलेट कीजिए, नहीं है तो आप कैलकुलेट नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पावर में यहाँ पर m 1 है, क्योंकि याद रखिएगा ये 0 नहीं है। अगर मेंशन दिया है इसका मतलब पावर में 1 है, तो 1 इक्वल टू आगे देखिए m ये c के आर्बिट्री फॉर्म में है, तो c इसका वैल्यू c का हो जाएगा 1 डैट। यहाँ पे c की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई है। अब आगे चलिए पावर ऑफ l की तरफ। अब पावर ऑफ l को मेंशन कीजिए। ये LHS के साइड में आपको दिख रहा है l की पावर है, तो यहाँ पे 2, क्योंकि l का पावर 2 है। 2 इक्वल टू RHS साइड में आप देखिए, RHS साइड में आपको l का पावर यहाँ पे मिल जाएगा a का आर्बिट्री फॉर्म में प्लस b के आर्बिट्री फॉर्म में 3b और c के आर्बिट्री फॉर्म में -2c। तब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, a इक्वल टू 2 - 3b प्लस 2c। यहाँ पर हमको c की वैल्यू तो पता है लेकिन b की वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको एक इक्वेशन मान देते हैं। जब हम पावर ऑफ t करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से b की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी, तब हम पुट कर देंगे तो a की वैल्यू हमको आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन बना दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। चलिए पावर ऑफ t को हम कैलकुलेट करते हैं। हमने डिस्चार्ज के डायमेंशन में कुछ गलती किए थे। यहाँ पे डिस्चार्ज की जो डायमेंशन होगी LQ t का पावर -1 होगी, इसलिए इतना ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप किसी भी वेरिएबल टर्म्स में जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स हो या फिर फिजिकल फिनोमेना के जो डायमेंशन हो, वहाँ पर अगर आप डायमेंशन में गलती कर देते हैं तो आपका सारा का सारा प्रॉब्लम वहीं पर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप डायमेंशन जो भी वेरिएबल्स यूनिट्स है उसको ज़रूर याद रखिए। याद करने का तरीका हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में से अच्छी तरीके से बताया, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे पावर ऑफ t में हो जाएगा LHS साइड में t का -3 और RHS साइड में यहाँ पर t का पावर 1b में है, या फिर अब इसको डायरेक्ट b भी लिख सकते हैं माइनस के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो b ही होगा। और c के आर्बिट्री फॉर्म में यहाँ पर -2c है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, b इक्वल टू 3 - 2c। c का वैल्यू आपको पता है जो कि पावर ऑफ m से हमने निकाले हैं, तो b इक्वल टू 3 - 2 × 1। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी a। तो अब हम आराम से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, b और c की वैल्यू को पुट करके। तो पुट वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन 2। तो पुट कीजिए a इक्वल टू 2 - b की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको आ जाएगी 2 -
1 इक्वल टू 1। तो ए बी और सी की वैल्यू हमको जो आर्बिट्री वैल्यू है वो हमको पता चल गई है। तो अब चलिए हम आगे इन तीनों वैल्यू को जो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो इससे हमें फाइनल इक्वेशन आप हमको निकल जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। हम पुट करेंगे सभी वैल्यू को, पुट ऑल वैल्यू ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2। तो पुट करने में हमको जो वैल्यू आएगा उसको लिखिए, हेंस पी इक्वल टू के कांस्टेंट टर्म है, एच के पावर में ए आर्बिट्री फॉर्म है तो 1 हो जाएगा, एंड डिस्चार्ज के पावर में बी आर्बिट्री फॉर्म है तो ये भी 1 हो जाएगा, और स्पेसिफिक वेट का आर्बिट्री फॉर्म में 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पी इक्वल टू हो जाएगा के एच क्यू डब्ल्यू। ये इसका फाइनल आंसर हुआ जो कि पावर के एक्सप्रेशन को फाइंड करता है। इतना ज़रूर याद रखिएगा। फाइनली P इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमने अभी रेलिक्स मेथड को जाना और उसके 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि रेलिक्स मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी छोटा था और इजी भी था। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि रेलिक्स मेथड की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम पूछी जाती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बकिंघम पाई थ्योरम की जो न्यूमेरिकल होते हैं उसी को ज़्यादा कवर किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी लेक्चर में हम आज बकिंघम पाई थ्योरम की जो थ्योरी पार्ट है इसको हम कवर करेंगे। बकिंघम पाई थ्योरम क्या होता है और उसके न्यूमेरिकल इसके जो प्रॉब्लम बनाएंगे उसका तरीका क्या है, आज हम इसको जानेंगे, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। बकिंघम पाई थ्योरम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रेलिक्स जो मेथड है हमें अभी सॉल्व किए उसकी प्रॉब्लम को और उसकी डेफिनेशन को, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बकिंघम पाई थ्योरम्स की कुछ बेसिक डेफिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो मेथड है उसको। बकिंघम पाई थ्योरम आप बेसिकली इतना समझ लीजिए कि आपने जो रेलिक्स में जो डेफिनेशन पढ़े थे सेम इसका वाइस वर्सा है। यानी रेलिक्स में जो हमने डेफिनेशन पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था कि इसके जो 4 टर्म्स आ जाएंगे वेरिएबल्स के, उसको वो सॉल्व आउट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्टी होगा उस मेथड से सॉल्व करना। तो उसके लिए एक थ्योरम बना है बकिंघम पाई थ्योरम। उसी से जो 4 टर्म्स या फिर n टर्म्स जितने भी वेरिएबल होंगे उसको इस मेथड से, इस थ्योरम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसको 2 तरीक़े से अरेंज किया गया है। पहला अरेंज किया गया है n टर्म को और m टर्म को। n टर्म जो होगा वो एक फिजिकल नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, जो फिजिकल फेनोमेना होगा, और m टर्म जो होगा वो फंडामेंटल डायमेंशन क्वांटिटीज होगा। उन दोनों को अरेंज किया जाएगा n माइनस m में, जो कि डायमेंशन के टर्म में होगा, और प्रत्येक टर्म जो है वो एक पाई टर्म कहलाएगा। मतलब n माइनस m में से जो भी टर्म निकलेगा वो एक पाई टर्म कहलाएगा। इसी स्टेटमेंट को हम बकिंघम पाई थ्योरम बोलते हैं। चलिए हम न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व आउट किया जाता है इस टाइप्स के थ्योरम से, तो हम उसकी जो प्रोसीजर है उसको जान लेते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा बकिंघम पाई थ्योरम के ज़रिए से, तो इसमें एक वेरिएबल जो रिपीट होता रहता है उसको सेलेक्ट करने का तरीका बताया जाता है। तो इसमें मोस्टली 3 तरह के वेरिएबल जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के रिपीट होते हैं। एक ज्योमेट्रिकली, दूसरा फ्लो प्रॉपर्टी, और तीसरा फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी में जो है लेंथ आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, और फ्लो प्रॉपर्टी में जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फ्लूइड प्रॉपर्टी में जो है विस्कोसिटी, जिसको म्यू या फिर काइनेमेटिक या डायनेमिक विस्कोसिटी सभी आ जाएंगे इसके अंदर, और डेंसिटी आ जाएंगे। इसकी कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना ज़रूरी है। रिपीटिंग वेरिएबल जब आप सेलेक्ट करेंगे
वो उसका डायमेंशन जो ग्रुप जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। इतना ज़रूर याद रखिए। इसका मतलब ये है कि डायमेंशन लेस हो गया ये। अगर डायमेंशन इसका वैल्यू 1 है और M2 है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए, ना कि इसे सेलेक्ट कीजिए। इसके स्टेटमेंट्स का यही मतलब है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप रिपीटिंग वेरिएबल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो दो सेम टाइप का डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। नो टू वेरिएबल सेम डायमेंशन। आगे की प्रॉब्लम में हम समझेंगे कि इस स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि जब हम बकिंघम पाई थ्योरम्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो ये एक तरह से आप इसको ट्रिक बोल सकते हैं। आप इस ट्रिक को ज़रूर याद रखिएगा। वैसे ये हर तरह के ऑथेंटिक रिसोर्स में ये अवेलेबल होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ट्रिक की तरह काम करता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहला कि जब एक रिपीटिंग वैल्यू होगा तब आप उसका चॉइस कैसे कीजिएगा। जैसे अगर लेंथ और डाया हो तो इसमें से कौन रिपीटिंग वैल्यू को आप लेंगे, तो आप इसको डायमीटर को लीजिए, कैलकुलेशन करने में आपको आसान होता है। डाया और हाइट हो तब इसमें हाइट को आप लीजिए, यहाँ पे भी कैलकुलेशन करने में आसानी होता है क्योंकि हाइट की डायमेंशन फंडामेंटल डायमेंशन होती है जिसको हम एल बोलते हैं, या फिर हाइट की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है। कुछ और इसके टर्म हैं उसको हम देख लेते हैं। इसके और टर्म में हम आगे अगर जाते हैं तो देखते हैं डेंसिटी और विस्कोसिटी में किसी भी एक को आप चॉइस कीजिए, क्योंकि इसकी डायमेंशन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती इसलिए कैलकुलेट करने में आपको आसानी नहीं होगी या फिर दिक्कत भी नहीं होगी, इसलिए आप किसी एक को भी सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेविटी और वेलोसिटी में आप ग्रेविटी को चॉइस कीजिए। ओमेगा और वेलोसिटी में आप वेलोसिटी को चॉइस कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कुछ रिपीटिंग वेरिएबल होगा उसको हम जानेंगे, तो उसमें 80% जो रिपीटिंग वेरिएबल होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं: डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी, और दूसरा लेंथ, वेलोसिटी, डेंसिटी, तीसरा लेंथ, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, चौथा डायमीटर, विस्कोसिटी और वेलोसिटी। ये चार आपको जो टर्म बताया है वो 80% रिपीटिंग वेरिएबल न्यूमेरिकल के फॉर्म में होता है। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा है और ये रिपीटिंग वेरिएबल क्या होता है। जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आप काफ़ी अच्छे से, जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे जिस तरह से हमने रेलिक्स मेथड में समझे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बकिंघम पाई थ्योरम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम एक ऑथेंटिक होगा जो कि नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।